हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हमारे सेक्शन सी का पार्ट 2 है, जो मैं पार्ट 1 के अंदर मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए थे और ये 13 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होगा, जहाँ से मैं ये चीज़ कराना शुरू करूँगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ पोलेंटिंग मैटर इनटू स्ट्रीम और वेल अंडर द वाटर एक्ट। कहता है वाटर एक्ट के अंदर कौन से ऐसे डिस्पोजल पोलेंटिंग मैटर्स हैं जो कि वाटर एक्ट के अंदर प्रोहिबिशन है। तो बोला रिलेवेंट टू स्टैचुरी प्रोविजन। कहता है क्या स्टैचुरी प्रोविजन रिलेवेंट करता है, तो बोलता है सेक्शन 24 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 बात करता है नो पर्सन सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड नोइंग काउज या परमिट एनी पॉइजन नॉक्सिस या पोलेंटिंग मैटर टू इंटर इनटू एनी स्ट्रीम या वेल। किधर किसी भी स्ट्रीम या वेल के अंदर नहीं डाल सकते किसी भी तरह का पॉइजन, है ना, पॉइजन्स या नॉक्सियंस या पोलेंटिंग मटेरियल इन इनटू या कोई पोलेंटिंग मटेरियल। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बोलता है दिस इज द प्रोहिबिटरी प्रोविजन द बार्स एनी पर्सन फ्रॉम डिस्चार्ज पोलेंट इनटू हेजोरियस, पहले बोल चुका है, हेजोरियस सब्सटेंस इनटू द स्ट्रीम, रिवर, लेक या वॉल्स विदाउट प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB। ये चीज़ नहीं करी जा सकती है। द टर्म स्ट्रीम इंक्लूड द रिवर, कैनल, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज या रेक्टिफिकल केमिकल्स। ठीक है, पोलेंटिंग मैटर का मतलब क्या होता है, बोला गया इंक्लूडेड एनी केमिकल सीवेक्स या ट्रेड इन्फ्लुएंस हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ या द इन्वायरमेंट। कहता है जो हार्मफुल हो ह्यूमन हेल्थ के लिए या इन्वायरमेंट के लिए वो आप नहीं डाल सकते हो किसी भी वाटर सोर्स के अंदर, जैसे कि नदी वगैरह, कुएं वगैरह, इनके अंदर आप नहीं डाल सकते हो। बोलेगा टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन विच अफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, एक्वेटिक लाइफ या एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये प्रिवेंटिव वाटर पोल्यूशन होता है। कंट्रोल ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट बाय द CPCB या SPCB। कंसेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात करी जाए तो क्या कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है, ये कहाँ बात करी गई भाई। अभी मैंने बोला ना कि आप कर सकते हो सेक्शन 24 के द्वारा, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ये प्रोविजन है। पर जब बात आई तो बोला कि कंसेंट कहाँ लेंगे, तो बोला कि सेक्शन 25 ऑफ वाटर एक्ट में आप कंसेंट ले सकते हो, जिसके अंदर बोला कि नो पर्सन कैन बी स्टैब्लिश और या ऑपरेटेड एनी इंडस्ट्रियल या डिस्चार्ज सीवेज ट्रेड इन्फ्लुएंट विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ स्टैब्लिश, बिना किसी स्टैब्लिश कंसेंट के, एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम द SPCB, ऑपरेट करता है फ्रॉम द क्या SPCB। If consent is granted, it is a subject to condition like a influent treatment, wastage disposal standard and monitoring। ठीक है, ये इसका कंसेंट कौन से सेक्शन में बात करेंगे, सेक्शन 25 ऑफ वाटर एक्ट 1974 के अंदर। बोला क्या पेनल्टी ऑफ वायलेशन, अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो क्या पेनल्टी होगा, तो सेक्शन 41 के अंदर इसके कन्वर्जन ऑफ द सेक्शन 24 अट्रैक्ट द contribution of the section 24 attract the imprisonment up to 6 months of the fine और 10 साल बोथ। कहता मतलब कि अगर आपने सेक्शन 24 को कंट्रीब्यूट किया, उसको नहीं माना, तो आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक की 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये की फाइन दोनों किया जा सकता है, दोनों ही किया जा सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस वायलेशन इनवाइट हायर पेनल्टी अंडर सेक्शन 42। अगर आपने कंटिन्यू किया, देखो एक बार पकड़े गए तो भैया आपको 6 महीने की जेल और 10,000 की सजा, दोनों में से कोई एक या दोनों करा दिया जाएगा। बट अगर कंटिन्यू इसका वायलेशन हुआ तो इसकी जो वायलेशन को पेनल्टाइज किया गया वो सेक्शन 42 के अंदर पेनल्टाइज किया गया है कि सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग आपको पेनलाइज देगा। अब बोलोगे सर सेक्शन 49 तो 42 के बारे में आपने यहाँ नहीं बताया। भाई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रोहिबिशन डिस्पोज पोलेंटिंग मैटर इनटू द स्ट्रीम, वेल और अंडर। प्रोहिबिशन है, उसके बारे में बता दिया। पोलेंटिंग मैटर क्या होता है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हमने बता दिया कि ये करेगा तो इतनी पेनल्टी होगी, अगर ज़्यादा करेगा तो सेक्शन 2 में पेनल्टी होगी। वर्ड लिमिट भी देखना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 42 में यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म किया।
ठीक है, ये कुछ केस लॉज है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अंडर वाटर पोल्यूशन बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब कहते हैं उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जो कि वाटर पोल्यूशन बोर्ड के अंदर शामिल तो किया, बट डिस्क्वालीफाई कर दिया। कौन ऐसे बंदे हैं, कौन से ऐसे पर्सन है जो डिस्क्वालीफाइड है या पहले से मेंबर हैं फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? पहला क्या बोलेगा, द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर स्टैच्यूटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द वाटर एक्ट 1974 फॉर द प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, their effective function depend on the composition of the member who should be competent, impartial and free for conflict of interest। मतलब इसके अंदर वो मेंबर होते हैं जो कि वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं और फ्रीली होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसके अपने इंटरेस्ट से, अपना उनका पर्सनली इंटरेस्ट नहीं होता और वो काम को कर रहे होते हैं। बोलेगा लीगल फ्रेमवर्क बताइए, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? तो इसके लीगल फ्रेमवर्क की जब बात करी गई तो बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लीगल फ्रेमवर्क। मैं पहले भी इसका लीगल फ्रेमवर्क आगे ऊपर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ फिर भी हम थोड़ा और तरीके से पढ़ते हैं। बोला गया सेक्शन 4 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एग्जिस्टिंग द पावर परफॉर्म टू फंक्शन असाइन टू अंडर दिस एक्ट। वो क्या करते हैं, पावर करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसको एक्टिव एक्शन लेते हैं, किसको, वाटर को कंट्रोल करने के लिए, वाटर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। द एक्ट प्रिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड विच टिपिकली इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सपर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव किससे होता है, लोकल अथॉरिटी। बोला गया स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस, कहता है क्या इसका डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस है, तो देखते हैं इसका डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन। बोला गया था वाटर एक्ट 1974 डज नॉट एक्सप्लिटली इनम्यूरेट डिस्क्वालिफिकेशन क्रिटिकाइज फॉर द मेंबर ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो थोड़ा कुछ वर्ड होता है ना जो पढ़ने में दिक्कत आता है, इनम्यूरेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन, critical for the member state pollution of the control board. However, state government frame rules of terms appointment that prescribe, कहता है रूल्स करता है, अपॉइंटमेंट करता है कैसे इनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन इंश्योर द बोर्ड ऑटोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। दीज ऑफेंड इंक्लूड, कौन कौन से ऑफेंड इंक्लूड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, कहता है भैया हमारा इंटरेस्ट क्या है, वाटर को सेव करना, हम उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द मेंबर शुड नॉट बी फाइनलाइज इंटरेस्टेड इन एनी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस दैट बोर्ड रेगुलेट पर्टिकुलरली दोज विच काउज पॉल्यूशन, जो कि वो मतलब किसी तरह का वो इंडस्ट्री में इम्प्रूव नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, जो कि पहले से पॉल्यूशन का कारण बनता है। क्रिमिनल कन्विक्शन, कहता है उसके पास कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता, जब पर्सन कन्विक्टेड ऑफेंड इन्वॉल्विंग मोरल या टॉर्पिटेड या इकोनॉमिक ऑफेंस में भी डिस्क्वालीफाई, अगर होगा तो सजा हो चुका हो, घोषित हो चुका हो, या ऐसे किसी इन्वॉल्व में उसके ऊपर वो केस चल रहा हो तो वो नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, मेंबर हु वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनसाउंड माइंड होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस रिस्ट्रिक्टेड होगा, अगर गवर्नमेंट सर्विस है वो रिस्ट्रिक्शंस है, कहता सम रूल प्रिवेंट द एक्टिव गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द बीइंग मेंबर टू बी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, वो होगा। नॉन कंप्लायंसेस विद द रूल ऑफ कंडक्ट, कहता जो उसके रूल ऑफ कंडक्ट है कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। अब बोला गया कंफर्टेटिव सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बारे में बात करें। जो बोर्ड्स हैं, दो बोर्ड हैं, दो बोर्डों के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन, इसके इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजन है। जुडिशियल रिप्रेजेंट प्रेजेंटिव, उसके बारे में देखा है। एग्जाम्पल दे रखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज, उसके बारे में बता रखा है। फिर बोला गया समरी ऑफ टेबल, रीजन और रेफर्स, क्या रीजन है, मेंटेन मोरल इंटीग्रिटी, स्टेट रूल है ना, लीगल इंस्टिट्यूट स्टेट रूल है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ये भी स्टेट रूल है। ये सब रूल्स हैं जिसके बेस पे उसको क्या बोला जाएगा, वो इंसॉल्वेंस बना जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑन साउंड, तो आप यहाँ से शॉर्ट एक समरी बेस पे आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर को याद कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया पहले भी बात करी थी इसके बारे में हमने, शायद क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए या सेक्शन बी में मैंने इसके बारे में बात करी, सेक्शन ए या सेक्शन बी में इसके बारे में बात करी है, जो बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट या स्टैंड लोन। तो बोला गया डेफिनेशन की बात करी जाए तो बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहाँ बोला गया, इस बार पॉपुलराइज बाय द वर्डेंटल कमीशन रिपोर्ट,
क्या बोला गया, वर्न डिटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा 1987 में टाइटल किया गया अवर कॉमन फीचर। इट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट that meet the need of the present without compromising the liability of future generation to meet their own needs। वो अपने नीड्स को पूरा कर सके, उसको बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट तो हो रही है पर वो अपने फर्दर फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी वो भी अपने नीड्स को पूरा कर सके, ऐसा होना चाहिए डेवलपमेंट। तो बोला गया कोर प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहता कोर प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है, इंटीग्रेशन इक्विटी। ठीक है, इसको पढ़ लेना इजी वे में, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। प्रिंसिपल वॉलेंट्री प्लेज पहले ही पढ़ा चुका, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स है ना, प्री काउंसलरी प्रिंसिपल्स है ना, ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक प्रिंसिपल कोर प्रिंसिपल्स है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पढ़ लेने से कोई ज़्यादा वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकिंग आर्टिकल्स, जो ये तीनों आर्टिकल्स हैं, देखो ये तीनों आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ किया गया है, तो इस आर्टिकल को बहुत प्यार से पढ़ लेना, याद कर लेना कि भाई ये आर्टिकल का पूरा नाम क्या है और क्या है। नाम मतलब जैसे राइट टू लाइफ हो गया, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, तो ये जो तो लिखना है आपको। चलो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन का ज़्यादा, इसलिए मैंने भगा दिया, बाकी आप पढ़ देना, अगर मेरे नोट्स में है तो इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। बोला गया मेजर इंटरप्रिटेशन, मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, मतलब ऐसे कौन से मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज है, मतलब बाउंड्रीज है ना, बॉर्डर है जहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट को इंडियन रिस्पॉन्स करता है। जैसे स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन 1972 कहता फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल रिकॉग्नाइज द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंटल एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। इंडियन वाज अ एक्टिव पार्टिसिपेटेड है ना, वो पार्टिसिपेट करता, लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एंड एक्ट 1900, मतलब एक्ट बनाया गया क्या 1974 में वाटर एक्ट और 1981 में एयर एक्ट। कन्वर्सेशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल जो डिवर्सिटी थी उसके बारे में कन्वर्सेशन की बात करें, इसके लिए बोर्ड बनाया गया CBD 1992 और बोला गया इंडियन रेटिफाइड 1994, लीड्स टू इनैक्टमेंट टू बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट 2002, बोला गया प्रमोट कन्वर्सेशन एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। एक फिर इसके अंदर आया कोयोटो प्रोटोकॉल 1997 में, UNFCCC 1997 में एक कोयोटो, मतलब कुल मिलाकर जो एक्ट आए ना जो प्रोटेक्ट कर सकता है मेजर इंटरनेशनल टेरिटरी को, वो एक्ट बनाएगा, इंटरनेशनल एक्ट बनाएगा। ये सब क्या है, इंटरनेशनल एक्ट है जो कि बनाए गए हैं अलग अलग साल के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट्स 2015 जिसके अंदर बोला गया इंड सब्सटेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCS 33 से 35% रिड्यूस द इमिशन ऑफ द इंटेंसिटी बाय 2030, 40% इलेक्ट्रिसिटी फॉर द नॉन फॉलिस फ्यूल सोर्सेज है ना, ये सब किया गया। मटेरियल प्रोडक्शन, मतलब ये सारे एक्ट है जो लिखे गए हैं, इसको पढ़ लेना, कोई ज़्यादा वो नहीं। बस इसमें क्या बोला कि कौन से एक्ट हैं, कब किए गए, किस बेसिस पे किए गए, ये लिखना है हमें। ये 6 के 6 एक्ट, कोई एक्ट है, कोई रूल है, कोई कोड है, तो उसको लिखना है। बोला गया रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन फोर्सिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो क्वेश्चन है 2-3 बार आ गया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया का, इन्वायरमेंट का भी आ गया। तो कहता सुप्रीम कोर्ट का क्या इन्फोर्समेंट था, क्या रोल था, तो सबको जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट एक रूल बन जाते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया, इंडियन टेरिटरी के अंदर पूरा का पूरा वो एप्लीकेबल होता है। तो बोलेगा जुडिशियल एक्टिविटी इन द इन्वायरमेंटल, जो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वॉल्व इन टू ग्रीन कोर्ट एक्टिविटली प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंटल राइट यूजिंग आर्टिकल 21, जहाँ पे हमारा राइट टू लाइफ आया वहाँ पे यूज हुआ, जिसके अंदर मेजर केसेस आया वेलर सिटीजन वेलफेयर, इन केसेस के बारे में लिखा गया, जिसके बारे में बात करी गई। ठीक है, एक केस आया MC मेहता केसेस, जो मैं आपको पहले पर आ चुका हूँ। MC मेहता के कई सारे केसेस हैं, ये तीनों चारे केसेस आए, इन केसेस के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही आर्टिकल 21 इंटरप्रिटेशन ऑफ इंक्लूड, जिसके अंदर राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन डायरेक्टिव आर्टिकल 48 या आर्टिकल 51, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, आप इसको देख के याद कर सकते हैं, स्क्रीन को रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतना ही लिख के आना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट। भैया रेगुलेशन बोला गया, ये भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 6 की बात आएगी। ये रहा, क्या रहा,
ये भोपाल एक्ट आया 1984 में, तब इस एक्ट को बात किया गया, रेगुलेट किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन डाला गया सेक्शन 1, जिसके अंदर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या बोला, टेक ऑल मेजर फ्रॉम द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इशू द डायरेक्शन ऑफ स्टेट इंडस्ट्री एंड पब्लिक अथॉरिटी, इस्टेब्लिश बोला गया इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी, सेट द इमिशन स्टैंडर्ड एंड डिक्लेयर द इकोसिस्टम जोन्स। डायरेक्शन बनाई गई, है ना, डायरेक्शन में गवर्नमेंट कैन बी इशू बाइंडिंग डायरेक्शन इंक्लूडिंग क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन ऑफ द एनी इंडस्ट्री, स्टॉपेज ऑफ द पावर द वाटर। ठीक है, रूल मेकिंग पावर बनाई गई सेक्शन 3 के द्वारा, जिसके अंदर रूल बनाए गए, है ना। सेक्शन 7 प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्चार्ज, इतना ही लिखना है सेक्शन 7 और पूरा लिख देना है एज पर इन्वायरमेंटल एक्ट, और इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप ये भी आसानी से कर सकते हो। दूसरा आ गया के रूल अंडर द EPA, की रूल्स मतलब इन्वायरमेंटल की रूल्स बताए गए, जो कि ये रूल्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये पूछता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया रेगुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल, तो जो सेक्शंस है मेन सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक ये लिखना है, पेनल्टी 5 से लेके 1 साल तक, ये तो पूरा पढ़ना इसको याद करना, और ये रूल्स भी उसके अंदर मेंशन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिटेल्ड नोट टू MC मेहता कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई पहले ही बता चुका हूँ कि MC मेहता के बहुत सारे केसेस हैं, तो MC मेहता वाला जो केस है बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट नहीं है। डिटेल नोट तो पहले यहाँ इंट्रोडक्शन दे दिया हमने उसका। ठीक है, हमने क्या करा, पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। वो क्या करता था, पब्लिक पिल लगाता था इन्वायरमेंटल जुडिशन के लिए, फंडामेंटल राइट का यूज़ करता था, या इकोनॉमिकल राइट्स थे जो उसके करते थे। इन्वायरमेंटल लॉ को स्ट्रेंथ दिया उसने, स्टैचुटरी फ्रेमवर्क दिया, और एक्सपेंशन किया जुडिशियल रेमेडीज़ को, जो जुडिशियल रेमेडीज उसको एक्सपेंड किया उसने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने लीगल फ्रेमवर्क, वही आर्टिकल के तीनों, ये आर्टिकल्स में पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ाऊँ बार बार इसके बाद, है ना। मेरे पीछे वीडियो में देखो, मैं यहाँ भगा नहीं रहा हूँ, आपको लगा सर ये तो भगा रहे हैं, मैं भगा नहीं रहा हूँ, पहले से ही मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ सेक्शन B और सेक्शन A के अंदर, और सेक्शन C के अंदर भी पहले भी ये कई चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने पीछे वीडियो देखी होगी तो आप उसमें देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है सेक्शन A का, सेक्शन B का, और उसको पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए। आप पहले डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स ऐसे लगे कि यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही चीज़ को रिपीट नहीं किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, पर समझाया वहाँ जाएगा जहाँ कुछ चीज़ नहीं है। तो सेक्शन C में चीज़ें पुरानी ही हैं, बस थोड़ा सा वाइल्ड, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके देखा, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं, केस लो डाल दिया गया और एग्जाम्पल डाल दिए गए, बस बाकी बातें वहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, ये देखो केस लो यहाँ पे बढ़ा दिया उसको, उस पूरे केस लो को डिटेल में लिख दिया, ग्रीन वॉलंटियर केसेस पूरी डिटेल में केस लो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, बस खत्म। ये देखो पूरा डिटेल में बस उस केस लो को एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं। एक मिनट, हम कुछ गलत चले गए यार, हम कहा था क्वेश्चन हमने करा था क्वेश्चन नंबर 19 किया था हमने। ठीक है, अब हम 20 पे आ गए थे। ये पूरा डिटेल में लिखा हो तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करना तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, भाई प्रोविजन अंडर सेक्शन CRPC 1973 ऑफ द कंबाइंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसके अंदर सेक्शन 133 यूज़ होता है भैया, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ, बट यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन छोड़ दो, इन्वायरमेंटल कंसर्न पब्लिक नॉइज। ठीक है, बोला गया रिलेवेंट प्रोविजन CRPC कंबाइंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सेक्शन 33 में पढ़ा चुका हूँ, पहले ही पूरी डिटेल में पढ़ाया सेक्शन 33 को। स्कोप, टैक्स 10 सेक्शन के अंदर क्या बात लिखी हुई, पूरा रिलेवेंट सेक्शन से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पूरा जो लॉ के, जो बियर लॉ के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। सेक्शन ऑफ द स्कोप 133, यूज ऑफ द प्रिवेंट इन्वायरमेंटल नॉइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल में। अब जो सेक्शन 44 है इसके अंदर, जो मैंने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बोला सेक्शन 144, अर्जेंट पावर टू प्रिवेंट डेंजर। कहता है इसको टेक्स्ट में मतलब लॉ लैंग्वेज में कहता है, इन केस ऑफ वेयर द सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ द प्रोसीडिंग द प्रिवेंट ऑब्जर्वेशन अनाउंसमेंट टू द इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुल इम्पोर्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इशू ऑर्डर टू अर्जेंट केसेस ऑफ नॉइज या अपेयरहुड डेंजर स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस। कहता है टू इशू प्रोहिबिशन ऑर्डर द एयर पोल्यूशन ऑफ द फायर क्रैकर बर्निंग ग्रेवर कंस्ट्रक्शन इलीगल एंड माइन ऑफ द क्वारी ब्लॉक द डेंजर ड्रेन ऑफ रिवर, है ना। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, क्लियर। सेक्शन 145 पढ़ो, क्या बोला गया, डिस्प्यूट ओवर लैंड एंड वाटर।
ये बात करता है डिस्प्यूट की किसके अंदर, लैंड एंड वाटर को लेकर, जो कहते हैं यूज टू प्रिवेंट डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर सोर्सेस, एग्रीकल्चर, रन ऑफ इलीगल एक्सटेंशन, स्पेसिफिकली यूजफुल रिवर, कैनल या ग्राउंड वाटर डिस्प्यूट, वो इसके अंदर काउंट करता है। जो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी वेस्ट सोर्स ऑफ द अनऑथराइज यूज, प्रिवेंट डिप्लेशन या कंटिमिनेशन ऑफ द शेयर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग राइट ऑफ यूज ओवर लैंड एंड वाटर। बोला गया रिजॉल्व डिस्प्यूट वेयर पब्लिक फेथवे फॉरेस्ट, लेक एंड कॉमन लैंड आर द ट्रीटेड। दिस सेक्शन कैन बी invoked to stop encroachment on lack of ponds, relevant illegal access to river water to forest path। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया, म्युनिसिपल देखो बोला गया जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बोला गया म्युनिसिपल काउंसिल रत्नावर सर, मतलब केस लॉज दे रखे हैं यहाँ पे 3-4, ये केस लॉज आप पढ़ सकते हो। क्रिटिज्म एंड लिमिटेशन बोला गया कि इसके क्रिटिज्म और इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बोला गया रिलेक्टेंस इन द मजिस्ट्रेट, लैक ऑफ इन्वायरमेंट ट्रेनिंग, ओवरलैपिंग जुडिशियल, डिले ऑफ इन्फोर्समेंट, ये सारी बातें हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम, जहाँ बात करता है रोल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन इन्वायरमेंटल बैलेंस। भाई ये भी मैं बता चुका हूँ इंडियन फॉरेस्ट का क्या होता है इन्वायरमेंटल बैलेंस का। अब सी में सेक्शन बी में शायद मैं इसको समझा चुका हूँ बहुत इजीली। ये सेक्शन सी है जहाँ पे आपको इसको बहुत ज़्यादा वाइल्ड मतलब डिटेल में समझाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ूँ, रीडिंग करूँ और समझाऊँ तो वेस्टेज है, मैं पहले से समझा चुका हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं लूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9560503708 पे, या मुझे मैसेज डाल सकते हैं। ये चार्जेबल नोट्स होगा 199 का। याद रखना, पेपर इस नोट्स से बाहर नहीं आ रहा है आपका। 100% नहीं कहूँगा मैं कहूँगा 1000%। इस नोट्स से बाहर आपका पेपर नहीं आ रहा, तो लिख लीजिए और यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट सेक्शन 3 to 27 मैं पढ़ा चुका हूँ भैया। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट सेक्शन 29 to 34 ये भी पढ़ा चुका हूँ, कोई इसमें नया पढ़ाने वाला था नहीं। सेक्शन 33, 52 पेनलाइज मैं बता चुका हूँ। सेक्शन 33 बात करता है रेगुलर टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन की। सेक्शन 52 to 69 पेनल्टीज एंड सीरीज की बात करता है। ठीक है, जो भी सजा फॉरेस्ट पूरे के पूरे उसके सेक्शन की पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझो कि बिल्कुल जान लगा दो इन क्वेश्चन के अंदर, एक एक चीज़ बहुत तरीके से पढ़ के जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, 100% आना है, ये समझ लो 100%, 1000% आना है। क्वेश्चन नंबर 22 बात करता ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर। ये भी मैं करा ही चुका हूँ यार, पर फिर भी हम कर लेते हैं इसका। क्या ऑब्जेक्टिव है? की रीजन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द एयर एक्ट, रैपिड इंडस्ट्रियल टू अर्बनाइजेशन, है ना, इंक्रीज व्हीकलर पोल्यूशन इन सिटीज़, है ना। की रीजन्स क्या है भैया? इंक्रीज हो रहा है गाड़ी की वजह से, जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है ना। डिफोर्टेशन इन द लैंड, डिस्चार्ज अफेक्टिंग बर्निंग ऑफ ऑयल्स, फ्यूल एंड बायोमिक, जो डॉक्टर के प्रोडक्ट होते हैं बायोमेसिस, उनके लिए पब्लिक हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इसके। ये लीगल वैक्यूम, जो वैक्यूम का प्रेशर होता है वो बढ़ रहा है इसकी वजह से। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो ये भी सेक्शन वाइज ही बता रखा है कि सेक्शन 17(1)(a) के अंदर प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड अवेंटमेंट है एक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन को, जिसके अंदर सेक्शन 17 में इम्पावर करता है, जो कि बात करता है किसकी? जो कि बात करता है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अब्सटेंस ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना। कंट्रोल की बात करता है, अवेंटमेंट की बात करता है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, सब स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ाने के लिए है मेरे पास। पूरा सेक्शन टू सेक्शन एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, बहुत ईजी लैंग्वेज में देखो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। 10-10 पॉइंट लिखे दिए मैंने, एक एक के अंदर 10-10 पॉइंट लिखे दिए 20 मार्क्स में। और इससे ज़्यादा आपको, मतलब 20 मार्क्स में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? देखो यहाँ सेक्शन 3, 4, 5 बिल्कुल डिटेल में लिख रखा है, यहाँ चैलेंजेस लिख रखे हैं, है ना, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है।
अब ये कोई कमेंट मत करने देना अरे सर ये तो पढ़ाया नहीं, डिटेल बोल के आप आगे बढ़ गए। भाई इसमें पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं सेक्शन बी और सेक्शन ए में सी में इनको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि क्या होता है। अब बस यहाँ पे आपको रीडिंग मारनी है और आपको यहाँ याद करना है। जो पीछे जो क्वेश्चन मैंने भगाए हैं आपको रीडिंग मारनी है, आपको याद करना है। वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास पढ़िए। नोट्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चार्जेबल 199। ठीक है भाई, इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ तो थोड़ा तो चार्ज में कर सकता हूँ, है ना। मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, सॉल्व करके भी दे रहा हूँ। ठीक है, और तो और वीडियो के माध्यम से आपको उस नोट्स को समझा भी रहा हूँ, तो इतना तो मेरा भी बनता है। ठीक है, चलो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को जरूर शेयर करो भाई, क्योंकि उन्हें भी पास होना है, वो भी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल स्टेट बोर्ड, इसकी भी क्या बोला गया, वाइल्ड एंड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में पूरा दिखा रखा है, पूरा टेबल वाइज मैंने समझा रखा है। इसमें कुछ नहीं है, टेबल वाइज है, तो आप एक चीज़ें जितना याद कर सकते हैं इसको उतना याद कर लीजिए। कुल मिलाकर रट्टा मारने वाली बात है ये भी क्वेश्चन, और इसका अगला क्वेश्चन भी ये रहा, डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड साइंटिफिक, क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ये 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है जहां आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैंने बहुत ही कोशिश करी कम से कम टाइम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस करने के लिए। अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आप मेरी ये वीडियोस देख लीजिए। 4 वीडियो है इन्वायरमेंटल लॉ का, 2025 क्या 2026 में या 2027 में भी आप पेपर देंगे ना, तो भी ये उसके लिए कैपेबल है फॉर कि कोई अमेंडमेंट ना आ जाए, कोई लॉ को हटा के कोई नया लॉ ना ला दिया जाए, तब तक ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ ऐसा नया आता है तो मैं वीडियो में चेंज करूँगा, नई वीडियो डालूंगा एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।